अब तक अकड़ दिखाने वाली यूनुस सरकार की अकड़ शायद थोड़ी ढीली पड़ने लगी है। विदेश सचिव के ढाका दौरे के बाद पहली बार यूनुस सरकार ने हिंदुओं पर हमले की घटना को माना। वहीं अब 16 दिसंबर को हर साल मनाया जाने वाला विजय दिवस पर बांग्लादेश से मुक्ति योद्धाओं को भेजने का फैसला यूनुस सरकार ने लिया है। लेकिन सवाल है कि क्या इतना काफी है? आखिर जमातियों और कट्टरपंथियों की शह पर चलने वाली यूनुस सरकार हिंदुओं पर हमले को लेकर कब ठोस कदम उठाएगी? आखिर संतों की जो गिरफ्तारियां हुई हैं और उनके वकीलों पर जो हमले किए जा रहे हैं वो कब रुकेंगे? जाहिर है अभी बांग्लादेश का मुकम्मल इलाज बाकी है, अभी कड़ा प्रहार बाकी है, लेकिन सवाल है कि आखिर कब? लेकिन इस बीच सवाल देश के अंदर अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी है, जिन्हें अवैध रूप से न सिर्फ बसाया गया बल्कि उनके आधार कार्ड तक बना दिए गए। अब जब दिल्ली समेत सभी जगहों पर अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान चलाए जा रहे हैं तो सवाल उठ रहे हैं कि इन अवैध बांग्लादेशियों से किसे प्यार है? कौन इन्हें बसा रहा है? क्या सियासी वोट बैंक के लिए देश की सुरक्षा के साथ किया जा रहा है खिलवाड़? यूनुस सरकार की बॉर्डर वाली साजिश। अब बॉर्डर पर लड़ेगा बांग्लादेश। हिंदुस्तान के खिलाफ यूनुस का खतरनाक प्लान। बांग्लादेश के खिलाफ शहर शहर उबाल। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार। अमेरिका में उठी आवाज। बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के तख्तापलट के बाद से ही हिंदू समुदाय के लोगों पर आए दिन हमले हो रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के बीच भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है बांग्लादेश की फौज। बांग्लादेश का किलर TB2 ड्रोन पहले पश्चिम बंगाल के बॉर्डर पर दिखा, तो अब मेघालय बॉर्डर पर TB2 ड्रोन नजर आया और अब बांग्लादेश की बॉर्डर वाली नई साजिश का खुलासा हुआ है। दरअसल बांग्लादेश में लगातार अशांति जारी है। इस बीच कई बांग्लादेशी अवैध तरीके से भारत में प्रवेश करने की कोशिश में हैं। बांग्लादेश में जारी अशांति के बीच सर्दियों के मौसम में घने कोहरे का फायदा उठाकर घुसपैठिए बिना तारबंदी वाले इलाके से अवैध तरीके से भारत में प्रवेश की कोशिश कर रहे हैं, जो सीमा पर BSF जवानों और अधिकारियों के लिए सिरदर्द बन गया है। भारत बांग्लादेश की जमीनी सीमा दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी जमीनी सीमा है। भारत और बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर की लंबी सीमा है। इसमें पश्चिम बंगाल के साथ बांग्लादेश की सबसे ज्यादा करीब 2217 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं लगती हैं, जिसकी सुरक्षा का दायित्व BSF के दक्षिण बंगाल और उत्तर बंगाल फ्रंटियर पर है। बांग्लादेश में इस साल जुलाई से अशांति शुरू होने के बाद से ही भारत बांग्लादेश सीमा से घुसपैठ की कोशिशें काफी बढ़ गई हैं। सर्दी के मौसम में घने कोहरे के कारण कुछ फीट दूर की वस्तुएं भी दिखाई नहीं दे रही हैं। इसीलिए घुसपैठिए सर्दी में इसी मौके का फायदा उठाकर भारत में घुसपैठ की लगातार कोशिश कर रहे हैं। बांग्लादेश में रहने वाले सनातनी लोग डरे सहमे हुए हैं और भारत सरकार से मदद की गुहार लगा रहे हैं। इसी क्रम में एक नाबालिग युवती अपनी जान बचाते हुए भारत की सरहद में घुस आई। युवती को BSF ने पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर से गिरफ्तार कर पुलिस को सौंप दिया है। बांग्लादेश में हो रहे नरसंहार से बचकर एक नाबालिग युवती भारत में घुस आई। बताया जा रहा है कि युवती का परिवार पंचगढ़ जिले के इस्कॉन से जुड़ा हुआ है। युवती ने बताया कि बांग्लादेश में हिंदू लोगों के ऊपर तरह तरह अत्याचार हो रहे हैं। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार का विरोध अब भारत तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरी दुनिया तक फैलने लगा है। भारत शेख हसीना के पतन से ही बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा का मुद्दा उठा रहा है। देश में तो प्रदर्शन हो ही रहा है, विदेशों में भी आवाज उठने लगी है। अमेरिका में लोग सड़क पर उतरे और विरोध प्रदर्शन किया। वैसे भारत समेत दुनिया भर के देशों में भले ही बांग्लादेश के खिलाफ आवाज बुलंद हो रही हो, लेकिन बांग्लादेश अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। तभी तो एक तरफ जहां बांग्लादेश में हिंदुओं पर हिंसा जारी है, तो वहीं बांग्लादेश की फौज भारत से जंग लड़ने की तैयारी कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। और वहीं विदेश मंत्री S जयशंकर ने आज संसद में बांग्लादेशी हिंदुओं पर हो रहे हमलों को लेकर जवाब दिया। हैदराबाद सांसद असदुद्दीन ओवैसी के सवाल पर जयशंकर ने कहा कि हम लगातार इस मुद्दे पर अपना ध्यान बनाए हुए हैं और हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर हमारी चिंता है, और इसे लेकर दो टूक कहा कि बांग्लादेश अपने हित में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर रोक लगाएगा। Regarding Bangladesh, sir, we have a good history
of development projects. In fact, when we speak about neighborhood first policy, almost in every one of our neighboring countries, with the exception of Pakistan and China, we have had important development projects. That is the case with Bangladesh as well. And certainly it is our hope that with the new dispensation in Bangladesh, we will settle down to a mutually beneficial and stable relationship. With regard to the treatment of minorities in Bangladesh, it has been a source of concern. There have been multiple incidents of attacks on them. We have drawn our concern to their attention. Recently, Foreign Secretary visited Dhaka. This subject came up during his meeting. And it is our expectation that in its own interest, Bangladesh would take measures so that its minorities are safe. तो सवाल कई हैं और उन सवालों के जवाब अभी मिलने बाकी हैं कि क्या अब वो कड़ा प्रहार करने का वक्त आ गया है या अभी कूटनीतिक सख्ती से ही बांग्लादेश की अकड़ और कम हो जाएगी। और सवाल उन अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी है जो देश में हैं और उन्हें बसाने की प्लानिंग होती है, उनके आधार कार्ड तक बनवाए जाते हैं। और हम आपको बताएंगे भी कि जम्मू में कितने आधार कार्ड बनवाए गए, कश्मीर में कितने बनवाए गए, दिल्ली में कैसे अवैध बांग्लादेशी यहाँ पर रह रहे हैं और उनके आधार कार्ड बनवाए जा रहे हैं। लेकिन उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करवा दें। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आचार्य बाल मुकुंदाचार्य, बीजेपी के विधायक हैं, हवा महल से ए.के. मिश्रा साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार, अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार, मौलाना अली हुसैन कुम्मी हैं, AISPLB के सचिव हैं, और मेजर रिटायर्ड मोहम्मद अली शाह, डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर, डॉक्टर HS रावत, हिंदू धर्मगुरु के तौर पर। सबसे पहले अरविंद जी, मैं चूंकि विदेश मंत्री के बयान पर आपका रिएक्शन चाहूंगा। सबसे पहले आज उन्होंने लोकसभा में जो बयान दिया है, ये एक लाइन जो है कि बांग्लादेश अपने हित में हिंदुओं पर हो रहे हमले पर रोक लगाएगा, इसका मतलब क्या? ये एक सख्त संदेश, कड़ा संदेश? मुझे लगता है कि जयशंकर साहब ने बांग्लादेश को समझाने की कोशिश की है, क्योंकि जो वहाँ की लीडरशिप है वो अपरिपक्व है। हम ये सब जानते हैं, शासन चलाने का उस लीडरशिप को अनुभव नहीं है। और वहाँ पावर में आते ही जहाँ लोग अड़ोसियों पड़ोसियों से संबंध ठीक करते हैं, महाशक्तियों से संबंध ठीक करते हैं, व्यापार के बारे में सोचते हैं और एक योजना बनाते हैं, वहीं यूनुस साहब ने आते ही सब कुछ गड़बड़ कर दिया, भारत के खिलाफ बयान दिए और उल्टे सुल्टे बयान दिए। उसके बाद में उन्होंने जो पुरानी सारी नीतियां थी, बिना समय गंवाए उन्होंने एकदम बिल्कुल ही उलट दी। चीन का यहाँ पे बहुत ज्यादा तेजी से निवेश हो रहा है, उसको उन्होंने बहुत ही संयमित तरीके से नहीं किया। पाकिस्तान जो कभी भी उसके लिए फायदेमंद नहीं हो सकता था, वह किया है। नहीं, मैं इस लाइन का बांग्लादेश को अपने हित में ये हमले रोकने होंगे, इसके हित में। राइट। तो यही जयशंकर साहब ने यही समझाने की कोशिश की है। जो मैंने सुमित साहब अभी आपसे बोला है, वही दरअसल वो ये बता रहे हैं कि देखिए, बांग्लादेश का हित इसमें नहीं है कि वहाँ के लोग आपस में लड़ते रहे। और यह सच है कि केवल भारत ही ऐसा देश हो सकता है जो बांग्लादेश की मदद कर सकता है। दूसरी बात यह है कि खुद बांग्लादेश भारत के लिए एक बर्डन है। अगर आप इकोनॉमिक या कोई भी वो बिजनेस या ट्रेड या हर चीज में देखें तो बांग्लादेश हमेशा से भारत के लिए बर्डन रहा है। और जब भी मनमोहन सिंह साहब के टाइम में या उसके बाद भी जब भी बांग्लादेश वगैरह में और भारत के मध्य जो संधियां हुई है, उसमें हित हमेशा से बांग्लादेश का ही सदता रहा है, क्योंकि भारत ने हमेशा एक बड़े भाई की तरह व्यवहार किया है और जैसी वहां की लीडरशिप चाहती थी वैसा किया है। अब अगर यूनुस साहब अगर अपनी नीतियां बदलते हैं तो ये उसके नहीं है। और मुझे उम्मीद है, जैसा कि जयशंकर साहब ने आज पार्लियामेंट में भी कहा है, कि खुद बांग्लादेश को यह समझना होगा कि उसका हित क्या है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि कूटनीति के माध्यम से ही भारत, आपको लग रहा है कूटनीतिक भाषा से बांग्लादेश समझ जाएगा, ये आपको लग रहा है। लेकिन मोहम्मद अली शाह साहब, ये कूटनीतिक भाषा का असर है, विदेश सचिव के दौरे का असर है। पहले उन्होंने हिंदुओं के हमले की बात मानी, पहले मान ही नहीं रहे थे, अब मानना पड़ा। और अब विजय दिवस जिस पाकिस्तान की गोद में आज यूनुस सरकार बैठी है, उस पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को हमने सरेंडर करने के लिए मजबूर किया। 16 दिसंबर की तारीख आ रही है और उस विजय दिवस में बांग्लादेश की मुक्ति योद्धाओं का भी रोल था।
उन मुक्ति योद्धाओं को अब भेजने का फैसला लिया है, ये खबर है। बिल्कुल सुमित जी, देखिए 16 दिसंबर की तारीख आ रही है जो कि विजय दिवस है, बल्कि 71 में के युद्ध में पाकिस्तान के खिलाफ मेरे फादर ने भी इसमें हिस्सा लिया था। बहुत बहादुरी से लड़े थे, पूरी उनकी पलटन इसमें। तो इसमें दोनों का मैं योगदान देखता हूँ कि एक तरफ कि विजय दिवस की तारीख आ रही है। जी हाँ, हमारे विदेश सचिव जब गए थे, डिफेंस सेक्रेटरी जब गए थे, ये फॉरेन सेक्रेटरी जब गए थे, मिस्टर विक्रम मिस्री साहब जब बांग्लादेश गए, तो बिल्कुल 9 तारीख को तो सटीक संदेश लेकर गए और यूनिट सरकार ने कबूल किया। जी हाँ, नरसिंहार हुआ है और वो सुधरेंगे। आई होप वो सुधरे। और जैसे कि हमारे विदेश मंत्री ने आज बयान दिया है कि नई डिस्पेंसेशन से आई होप ये कुछ करें बांग्लादेश के लिए, इनके अनुमान उनके सरकार के लिए, उनके लोगों के लिए। जैसे कि राजावत साहब ने बताया कि जब नई सरकार आती है तो सबसे पहले वो पड़ोसियों, आप कहीं पे शिफ्ट कर दिए। मैं एक बड़े आम भाषा में समझाता हूँ ताकि हमारे हर कोई दर्शक समझ जाए। देखिए सुमित भाई, हम एक रेजिडेंस शिफ्ट करते हैं, इस कॉलोनी से मैं उस कॉलोनी में शिफ्ट कर रहा हूँ। सबसे पहले काम क्या करूंगा? सबसे पहले घंटी मारेंगे, मेरे पड़ोसी आएंगे, कुछ चाहिए, चाय चाहिए, पकौड़े, कुछ अनुमान तौर पे ऐसा होता है ना आमतौर पे। वैसे ही ठीक उसी तरीके से सरकार जब नहीं आती है, पहला काम क्या करती है कि भाई हमारे पड़ोसियों से अच्छी मदद, अच्छी पड़ोसियों से अच्छे मिलजुल के रहो। लेकिन यूनियन सरकार ने क्या करा? आते ही हिंदुस्तान के खिलाफ बयानबाजी शुरू कर दी। आते ही, ठीक है, ये भी नहीं कि भाई अरे देख तो लो, आपका वजूद किससे हुआ? आपका वजूद हुआ तो क्या ये माने कि अब खासतौर पर बॉर्डर को लेकर भी एक तनाव है, बॉर्डर पर अब भारत विरोधी रवैया बहुत हुआ, तो बॉर्डर हमारी सेना तो सिक्योर कर लेगी और सिक्योर करने की दिशा में बीएसएफ को वहां पर आप जो तैनाती है वो और बढ़ाने की बात है, अलर्ट किया गया है, लेकिन एक पोरस बॉर्डर है, तो बॉर्डर को लेकर हम निश्चिंत हैं। बिल्कुल, बॉर्डर को लेकर हम निश्चिंत हैं। और एक चीज आपने गौर करी, जब जैसे कि मैंने बोला कि नए घर में हम शिफ्ट करते हैं तो घंटी आती मारते हैं, हम आप पड़ोसियों को जानने पहचानने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहाँ की सरकार ने बिल्कुल ऐसा नहीं किया, बल्कि और बिगाड़े ये पाकिस्तान की इन्फ्लुएंस में। अरे पाकिस्तान गए अपनी जगह पे, बांग्लादेश को उनसे क्या लेना देना? अगर जब बांग्लादेश की नौबत आएगी ना, तो पाकिस्तान तो पीठ दिखा के सबसे पहले वो मुर्गी खा के वो भागेगा। हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जो खड़ा रहेगा हर किसी के साथ, बांग्लादेश के साथ ही नहीं। हमने खाया है, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे यूक्रेन हो, चाहे तुर्की हो, चाहे कहीं भी, चाहे गल्फ वॉर हो, हम खड़े रहे हैं मानवता इंसानियत के साथ। जी बिल्कुल। और लेकिन सवाल ये है कि हम बांग्लादेश को तो सुधार रहे हैं और बांग्लादेश को बड़ी सख्ती से हम भाषा जुबानी तौर पर अभी समझा रहे हैं और हमें समझाने के और भी तरीके आते हैं, लेकिन सवाल देश में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों को लेकर भी है। अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बाल मुकुंद आचार्य भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के विधायक हैं। उनका एक वीडियो भी अभी वायरल हो रहा था कि उन्होंने बांग्लादेशियों के आधार कार्ड बनाने वालों को पकड़ा। मैं आता हूं आचार्य बाल मुकुंद आचार्य जी, लेकिन उससे पहले वो तस्वीर मैं दर्शकों को दिखाता हूं और तस्वीर के साथ साथ जो रोहिंग्या की बात है, उन रोहिंग्याओं को लेकर क्या स्थिति है। हाल में दिल्ली पुलिस ने अभियान चलाया, जम्मू और कश्मीर में अभियान चलाया जा रहा है, तो पहले वो तस्वीर देखिए और आवाज के साथ, ये वो तस्वीर है, जरा आवाज दीजिए इसमें। ये तो तुम्हारा ये जो दिख रहा है ये शख्स, ये आधार कार्ड बनवाने का काम करता है बांग्लादेशियों का, ये आरोप है, ये आचार्य बाल मुकुंद आचार्य का दावा है। और जब ये लाइव इन्होंने पकड़ा कैमरे पर, ये तस्वीर और 6 कार्डधारियों में सूरत के, अरे आतंकवादी है ये तो तुम्हारा। अब समझिए कि आचार्य बाल मुकुंद आचार्य का दावा है। मैं इस पर जवाब लूं उससे पहले जरा ग्राफिक्स दिखा दीजिए एक बार, और ग्राफिक्स के जरिए दिखाइए कि जो रोहिंग्याओं से, बांग्लादेशियों से किसे प्यार है, प्यार किसे है बांग्लादेशियों से, ये समझिए। आज की तारीख में बांग्लादेशी घुसपैठी जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं और अभियान हमने छेड़ा है। भारत में अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया है। दिल्ली में अवैध बांग्लादेशियों की पहचान में पुलिस
जुटी हुई है और सीमापुरी और कालिंदी कुंज में लगातार दिल्ली पुलिस जाकर वहां पूछताछ कर रही है और सीमापुरी में 32 संदिग्ध बांग्लादेशियों की पहचान की गई है जिसके पास कोई पुख्ता दस्तावेज नहीं था। वहीं जम्मू में रोहिंग्या शरणार्थियों की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है। खुलासा क्या हुआ है आप हैरान रह जाएंगे सुनकर, कितना बड़ा खुलासा हुआ है। 4 एनजीओ रोहिंग्या शरणार्थियों की मदद कर रहे हैं। वो कौन है एनजीओ? वो कौन लोग हैं जो इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को बसा रहे हैं? गैर कानूनी तरीके से इनके आधार कार्ड भी बना दिए गए, आधार कार्ड तक बना दिए जाते हैं, जिसमें से जम्मू में 61 और कश्मीर में 97 रोहिंग्याओं के आधार कार्ड बन गए। यानी कि उन्हें धीरे धीरे भारत का नागरिक बना दिया जाता है। रोहिंग्याओं के विरोध में आज शिवसेना डोगरा फ्रंट ने प्रदर्शन भी किया। उस प्रदर्शन की भी तस्वीर स्क्रीन पर दिखाते रहिए। और लेकिन रोहिंग्या खतरा क्यों है ये समझिए। रोहिंग्या वापस जाओ के नारे लग रहे हैं अब जम्मू में, तो रोहिंग्या और बांग्लादेशी अवैध जो बांग्लादेशी हैं वो खतरा हैं। और खतरा क्यों है ये जरा समझिए। आपको मैं बताऊं कि कई सारे ऐसे मामले आए। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हिंसा में रोहिंग्या शामिल होने की बात आई। इसके अलावा 16 अप्रैल 2022 में जहांगीरपुरी में हनुमान जयंती पर हिंसा हुई, उसमें जो रोहिंग्याओं के जो अवैध बांग्लादेशी हैं उनके शामिल होने की खबर आई। जुलाई 2024 में पुणे से रोहिंग्या मुजम्मिल गिरफ्तार हुआ। महाराष्ट्र एटीएस ने परिवार समेत गिरफ्तार किया और ये अलग अलग कार्रवाई हुई है। 29 नवंबर 2024 को वाराणसी कैंट से रोहिंग्या अब्दुल्ला गिरफ्तार किया गया, जो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ है उससे लिंक निकला। एटीएस या एनआईए की रडार पर ऐसे रोहिंग्या और बांग्लादेशी हैं और यही वजह है कि रोहिंग्या खतरा हैं। आपराधिक गतिविधियों में इनकी लिप्तता रहती है। समाज में रहकर भी ये असामाजिक जो तत्व हैं वो बनकर रहते हैं और आतंकियों के साथ इनकी मिली भगत की बात सामने आती है। अब यहाँ पर सवाल यही है आचार्य बालमुकुंदाचार्य जी, आपका जो मैंने वीडियो देखा, आपने कहा कि आपका दावा है कि आधार कार्ड बनवाया जा रहा था। कौन लोग थे और क्या वाकई आधार कार्ड बनवाया जाता है? बिल्कुल श्रीमान, मैं आपको बताऊं, मेरी विधानसभा हवा महल जयपुर परकोटे में हमें शिकायत थी कि एक आईडी सेंटर से 181 आईडी कोई बाहर के लोगों की बनी थी। ये हम ढूंढना चाह रहे थे बहुत दिनों से। शिकायतकर्ता ने कोई प्रूफ दिया नहीं था, तो हम सभी क्षेत्र की आईडियों के ऊपर हमने निगरानी रख रखी थी कि जब तक कोई हमारे पास आधार नहीं हो, सबूत नहीं हो, जब तक हम लोग कैसे किसी को गलत बता सकते हैं। जिम्मेदारी का पद है तो जिम्मेदारी रखनी पड़ेगी। तो हमने एक पहले आईडी सेंटर पे अपना व्यक्ति भेजा और एक हमने आईडी बनवाई। हमने कहा कागज नहीं है, तो उसने कहा कि आपकी वोटर आईडी बन जाएगी, 500 रुपए आपको देने पड़ेंगे। तो 500 रुपए में 50 रुपए की आईडी हमारी जो सरकारी रेट है 500 रुपए में बन गई। हमने उस आईडी सेंटर पे जाकर देखा तो वहां 2 बंदों के पास में 2-2 मोबाइल थे। उन पर फोन आ रहा था कि भाईजान 6 आईडी बनानी है, गुजरात की पार्टी है। एक फोन आया था, भाईजान 5 आईडी बनानी है, बिहार की पार्टी है। और वहां एक महिला बैठी थी, वो कह रही थी कि मेरे बाहर से रिश्तेदार आ रहे हैं, उनकी आईडी के लिए आई हूं मैं। कागज? बोले कागज तो यही बना देंगे। यानी कहीं ना कहीं झोलम झोल है। फिर हम लोगों ने सख्ती की तो उन्होंने बता दिया कि हाँ ऐसा ऐसा बन जाता है। हमने पुलिस को बुलाया, उनको पकड़वाया। दूसरी आईडी सेंटर का पता चला, वहां गए तो वहां पर एक कार्टून भरा था, जहां पर कार्टून में दुनिया भर की आईडियां और कहां के लोगों की थी, मुजफ्फरपुर, फलाना, ढिमका और बिहार की और पता नहीं कहाँ की आईडी यहाँ बनती है। ये वो लोग हैं जो बाहर से आते हैं, ये आइडिया बनवाने के कोई इनके बीच के दलाल हैं जो पैसे लेके बनवाते हैं और ये लोग बना दिया करते हैं। तो कहीं ना कहीं फर्जी झाला ऐसा चल रहा है कि जो आइडिया बनाने का काम। और एक पकड़ा था हमने मनोरपुर थाना क्षेत्र में, जहां 5 बांग्लादेशी पकड़े गए थे मेरी विधानसभा की आईडी बनवाकर। और उसके बाद तो आप देख लीजिए लगातार आईडियां पकड़ी जा रही है, लगातार बांग्लादेशी पकड़े जा रहे हैं। कांग्रेस के शासन में जाहिदा नाम की हमारे यहाँ मंत्री हुआ करती थी। उन जाहिदा नाम की मंत्री ने अनगिनत रूप से आईडी सेंटर बांटे थे। आईडियो की सेंटरों की मांग थी लगभग 300 कुछ 82 और वो बांटे गए थे 800 कुछ। और वो आईडियां बांटी गई थी दुनिया भर की। वो आईडी ले जाने वाले, पता चला है हमारे पास में ऐसे कुछ डॉक्यूमेंट्स आए कि वो देश के बॉर्डर्स पे ले गए और हमारे भी राजस्थान की बॉर्डर्स पे वो आईडिया चला रहे हैं। मानो आईडी बूंदी की थी और चल रही है वो बिहार में। आईडी कहीं जयपुर की अलॉट कराई और वो आईडी चल रही है कहीं लखनऊ में। हमारे पास पूरे दस्तावेज हैं, आने वाले समय में सब कुछ पूरा आपके सामने रखेंगे। बांग्लादेशी घुसपैठिया रोहिंग्या कच्ची बस्तियों में, रिको इंडस्ट्रियल एरियाओं में, जहाँ फैक्ट्री इंडस्ट्री वगैरह जहाँ होती है, वहां पर कचरा पीने वाले
यहाँ पर बहुत तेज गति से आके बस गए। इन सबकी जांच होनी चाहिए, इन सबको पकड़ना चाहिए, देश के बाहर करना चाहिए, जेल के अंदर करना चाहिए। कौन है ऐसे लोग जो अवैध बांग्लादेशियों से इन्हें प्यार है, मोहब्बत है, इन्हें बसा रहे हैं, इनके कार्ड बना रहे हैं, इन्हें हवा, बिजली, पानी, खाना सब मुहैया करा रहे हैं? पिछले वर्ष हमारे यहाँ 5 वर्ष कांग्रेस का शासन था और कांग्रेस के वोट बैंक बनाने के लिए ये कार्य किया गया और कांग्रेस के जो विधायक यहाँ मौजूद थे उन्होंने इनको यहाँ पर पनपाने का काम किया। उनके वोटर आईडी बनाकर उन लोगों को अपना वोट बैंक मानकर उनको यहाँ बसाने का काम किया। उन्होंने यहाँ देश को खतरा उत्पन्न किया। ये मानो कि अगर ये स्थिति रही तो बड़े आराम से कहीं से भी कोई आके कागज बनवा लेगा। कल भी हमने एक जगह एक बस्ती थी, वहां पूछा चलते हुए रास्ते में कि भाई आपकी कहाँ है, बोले हम बिहार के हैं। मैं कहा कागज कहाँ है, तो कागज मांगने पर भाग के चले गए, वो रुके नहीं वहां, वो तेज गति से भाग गए। और फिर हमने पुलिस को सूचना भी कर दी कि आप इनको चेक करिए, ये लोग कहाँ के हैं, यहाँ क्यों रह रहे हैं और कागज मांगने पर भागे क्यों ये। तो ये बहुत बड़ा चिंता का विषय है और देश में चारों तरफ अभियान चलाना चाहिए, किराएदार वेरिफिकेशन करना चाहिए और सार्वजनिक स्थानों पर, आपने फुटपाथ उस पर, युवक रोड को पर, आतंकवादी डिवाइडर कहा, पर। जिस युवक को आतंकवादी कहा, वो कौन है? क्या वही ये सब काम करता था? अरे साहब, आईडी सेंटर पे जो आइडिया बना रहा था, मैंने कहा भैया ऐसे तो तू आतंकवादियों की बना देगा, तो तू भी एक प्रकार का आतंकवादी हो हमारे लिए। तो जो देश में इस प्रकार के लोग आकर यहाँ आतंक फैलाते हैं या देश में शांति से रहने वाले लोगों को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, देश में जो अपना टैक्स देकर और देश को विकास की ओर ले जाने का काम कर रहे हैं, तो उन लोगों को फोकट में या राशन दिलवाने का काम कर रहा है। तो अपने आप में एक प्रकार का तू तो यहाँ आतंकी फैला रहा है हमारी जान को, कि इस देश के लिए खतरा है ऐसे लोग। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ये बात कह दी थी, लेकिन मेरा कहने के पीछे ध्येय यही था कि भाई ये देश को, ये चिंता का विषय है, बहुत बड़ा खतरा है। आप देखिए तो क्या बांग्लादेश में आपको क्या लगता हो है रहा है। आचार्य जी कि यहाँ के मुसलमान शह देते हैं? यहाँ के मुसलमान कुछ हैं जो इन लोगों को पनाह देते हैं? मैं तो अगर कोई ऐसे देते हैं तो उनसे भी अनुरोध करूंगा कि आप पूरी दुनिया की हालत देख लीजिए। भारत 2014 से जिस कदर विकास की ओर बढ़ रहा है, आज पूरी दुनिया में वर्ल्ड लीडर के रूप में भारत और आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पूरी दुनिया जिस ओर देख रही है, तो आप देखिए कि पाकिस्तान की क्या हालत हो गई, क्या ठीक है। दुर्गति हो रही है, सीरिया की क्या दुर्गति हो रही है, हाँ। इधर पड़ोस में बांग्लादेश की क्या स्थिति हो रही है। तो सबको समझना चाहिए, हमारे लिए हमारा नेशन जरूरी है, हमारे नेशन की ठीक है। उन्नति जरूरी है। बिल्कुल, और देश यहाँ की पर जिस सुरक्षा कदर के विकास साथ हो रहा है, खिलवाड़ उसमें कर अगर योगदान वोट जरूरी है। बैंक बनाने की बात हो रही है, तो ये इससे ज्यादा शर्मनाक नहीं हो सकता है। लेकिन सवाल है कि मौलाना अली हुसैन साहब, हमारे यहाँ कौन लोग हैं? कांग्रेस ने अपना वोट बैंक मानकर इनको बढ़ाने का काम किया है और कांग्रेस ने इनकी आइडिया बनवाने में सहयोग किया है। अब इनकी जांच हो रही है। आप देखें कि राजस्थान में तेज गति से हमारी जांच हो गई है पिछले 9 महीने में। जैसे मुख्यमंत्री महोदय पदभार लिए उसके हाँ। बाद से तेज गति से काम हो रहा है ठीक और है। रोज पकड़े जा रहे हैं और रोज पकड़ पकड़ कर इनको जेलों में डाला ठीक जा है, रहा है। लेकिन मददगार कौन है? मौलाना अली हुसैन साहब, बिना मददगार के तो ये बांग्लादेश से आकर यहाँ बस तो नहीं जाएंगे आराम से। देखिए, इसके अंदर ये कहना कि ये लोग खुद आ जाते हैं, जब तक कि कोई सपोर्ट नहीं करता उस वक्त तक भारत के अंदर कोई दाखिल नहीं हो सकता। हमारी जो है सब तरफ जो है चौकसी है और मिलिट्री होती है बॉर्डर के ऊपर बाकायदा तरीके से। ऐसा नहीं कि आजादी से कोई आ जाए इसके अंदर। तो हुकूमत को चाहिए कि सख्त बॉर्डर पर सख्त हो जाए और किसी भी बांग्लादेशी या पाकिस्तानी या किसी भी कंट्री का आदमी हमारी कंट्री में ना आने पाए और जो लोग आ गए हैं उनको यहाँ से निकाला जाए, क्योंकि हमारे देश की आबादी खुद बहुत बड़ी हुई है, यहाँ खुद तमाम मसाइल हैं। और ये बात सही है, जैसे भी बता रहे थे गुरुजी के बांग्लादेशी जो हैं वो खास तौर बंगाल के अंदर, उड़ीसा में और उन इलाकों में ज्यादातर आए हुए हैं और रहते हैं वहाँ के ऊपर और जबान भी सीख लेते एनआरसी हैं, तो कारोबार यही भी। वजह है ना मौलाना साहब, एनआरसी तो यही सरकार कह रही है कि एनआरसी लागू करने के लिए वजह यही है, नेशनल सिक्योरिटी। तो एनआरसी का फिर विरोध क्यों हो रहा है? नहीं तो कोई विरोध कहाँ कोई कर रहा है, थोड़ी क्या विरोध कर रहा है कोई। देखिए जो गैर विपक्ष कांग्रेस के मित्र, ये गठबंधन के लोग, ये लोग इसका विरोध कर रहे हैं। इनको समझाइए ये देश के लिए खतरा है, देश की सुरक्षा में खतरा है और देश के लोगों की उन्नति हो और बाहर के लोग आकर यहाँ पर देश की सेवाओं का लाभ ले रहे हैं फर्जी तरीके से पहुंचकर, तो हमारे अपने देश के लोग कहाँ जाएंगे? हमारा देश अपने आप में इतना विराट परिवार है, तो हमारे देश के लोगों मौलाना का साहब कह रहे हैं कि सारे मुसलमान नहीं है, कुछ मुसलमान इसमें शामिल हैं। बिल्कुल, मैं भी ये कह रहा हूं कि इस समय आप देख लीजिए पूरी दुनिया में मुस्लिम देशों की हालत क्या हो रही है। जो इस प्रकार के जिहादी लोग हैं, आप देखिए आज बांग्लादेश में लड़ाई क्या है। बांग्लादेश में वो चाह रहे हैं कि तलवार की नोक पे धर्म परिवर्तन करा दे, तलवार की नोक पे इनके व्यापार खा जाए
तलवार की नोक पे इनकी बहन ठीक है। बेटी को उठा ले जाएं, तलवार की नोक पे वहां पर धर्म स्थलों को और यही वजह है कि हमने कहा कि बांग्लादेश से तो हम निपट लेंगे, कूटनीतिक तौर पर भी, रणनीतिक तौर पर भी, और हमारी सेना सक्षम है। लेकिन अंदर में जो जिहाद दुश्मन ठीक बैठे नहीं हैं, है। अंदर में जो यहाँ भारत के अंदर दुश्मन बैठे हैं, उन दुश्मनों को मदद करने वाले जो हैं वो भी बड़े दुश्मन हैं। तो मौलाना साहब, मुझे लगता है कि देखिए, मुसलमान, मैं सभी नहीं मुसलमान की बात कर रहा हूं, लेकिन चंद मुसलमान तो ऐसे हैं देश में जो इन बांग्लादेशियों को, रोहिंग्याओं को मदद कर रहे हैं बसाने में, पनाह देने में। देखिए, ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त है और सही बात है कि मुसलमानी जो है मदद करता है। अगर मुसलमान इनकी मदद ना करे तो कभी ये बांग्लादेशी मुसलमान या और जगह के मुसलमान जो है पनपने ना पाए। और देखिए, ये भी तय बात है कि सबसे ज्यादा दुनिया में दहशतगर्द, आतंकवादी और जुल्म करने वाला मुसलमान है। 1400 साल पहले भी मोहम्मद साहब के नवासे को कत्ल करने वाले मुसलमान थे, दीन फैलाने आए थे, कोई गलत काम करने नहीं आए थे, समझा। तो आज से लेके सदियों से जो है मुसलमान का जुल्म और ज्यादती होती है। मगर मैं ये नहीं कहता हूँ सारे मुसलमान ऐसे हैं। अब आप देखिए कि सीरिया के अंदर किस तरह का कत्लेआम हो रहा है, बेगुनाह शियों का कत्लेआम किया जा रहा है, और वहां के ऊपर सारी दुनिया खामोश तमाशाई बनी हुई है। बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है, सारी दुनिया जो है तमाशाई बनी हुई है। हमारा कहना यह है कि जहां पर भी जुल्म किया जा रहा है, चाहे वो मुसलमान करे या कोई करे, उसके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए है। भाई, ये इस्लाम बताता है, ये दीन बताता है। ये दीन पे चलते ही नहीं है, इनके पास दीन है हिंदू ही नहीं इन समाज लोगों। ठीक है, सनातनी समाज दुनिया के किसी कोने में रहे, वो अमन चैन पसंद करता है। ठीक है, और ठीक वहां है। के एच एस रावत पूरी जी, दुनिया में वो सबको वसुधैव कुटुंब मानता है। सनातनी हाँ। समाज कभी भी कहीं बता दे ठीक है आचार्य जी, मैं आता हूं जिहादी आपके पास, स्वभाव का आदमी। आपके पास आता हूं। एच एस रावत जी, जल्दी से रिएक्शन। अच्छा, इस बीच मैं आता हूं, एच एस रावत जी, इस बीच आता हूं। एक बड़ी खबर देखिए कि देश में तो प्रदर्शन हो ही रहे हैं, बाहर में भी, दुनिया भर में, विश्व भर में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रदर्शन हो रहा है। और जो बड़ी खबर है, वो बड़ी खबर हम आपको बता दें, ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ऑस्ट्रेलिया से आ रही है। ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है। वहां संसद के बाहर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है, हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है संसद के बाहर। तो इससे पहले आपने देखा अमेरिका में, ब्रिटेन में आवाज पूरी दुनिया से उठ रही है कि बांग्लादेश की जो यूनुस सरकार है वो हिंदुओं पर हो रहे हमले को रोके। तो ये बड़ी खबर, हिंदुओं पर हो रहे हमलों के खिलाफ प्रदर्शन। और ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर संसद के बाहर, ऑस्ट्रेलियाई संसद के बाहर की तस्वीर है, जो प्रदर्शन कर रहे हैं और जो बैनर पोस्टर लिए हुए हैं कि आप हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को रोकें। ऑस्ट्रेलिया में, एडिलेड में, संसद के बाहर बांग्लादेश के खिलाफ प्रदर्शन। और सबसे बड़ी बात है कि ये विश्व स्तर पर इस तरह की आवाज उठ रही है, देश से भी आवाज उठ रही है। सवाल है कि मोहम्मद यूनुस की सरकार और कट्टरपंथी क्या बहरे हो चुके हैं? ये सब कुछ नहीं दिख रहा है। हमारे साथ प्रोमाब विश्वास हैं, बांग्लादेश हिंदू समुदाय के अध्यक्ष, ऑस्ट्रेलिया से जुड़ रहे हैं डायरेक्ट, और जो प्रदर्शन हो रहा था उस प्रदर्शन के बारे में विस्तार से बताएंगे। विश्वास साहब, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। सबसे पहला सवाल, बिल्कुल आप वहां मौजूद हैं, वहां से भी देखकर आपको भी दर्द होता होगा। यहां भारत में भी प्रदर्शन हो रहा है। इन तमाम प्रदर्शनों की आवाज जो है बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं को तो संबल बना रहा है, लेकिन यूनुस सरकार पर असर कैसे होगा? I think this is a difficult situation for the present government, I believe, because they are not from any political parties. So they are trying their best, but that's not enough. And it's actually the general people who are not, following the government rules, or they are not following the police on other things. They're just looking for their facilities, attacking on Hindus' business, temples, their properties, lands, and something like that. आप ये कह रहे हैं कि वहां एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेकिन ये जो कट्टरपंथी है, जमाते इस्लामी है, आपको लगता है कि इस्लामिक जिहाद वाली सोच है जो हिंदुओं को टारगेट इसलिए कर रही है क्योंकि वो इस्लामिक राष्ट्र बनाना चाह रहे हैं? वो चाह रहे हैं कि हिंदू यहां से भाग जाएं या धर्मांतरण कर लें? नहीं, ऐसा मुझे नहीं लग रहा है जैसे ये डायरेक्ट वो पार्टी कर रहा है, बट इट्स ए कॉमन एजेंडा इन बांग्लादेश. कॉमन पीपल आल्सो वांट टू टेक द एडवांटेज ऑफ फ्रॉम द weakness of Hindus
So it's actually, it looks like me, that's the main problem, because whenever the previous government Awami League fall, so they attack on Hindus. When previously BNP government, the Khaleda Jia party, BNP government, when they lost the power and Awami League got the power, at that time also attacked on Hindu. And when Awami League lost the power and BNP got the power, attack happened. So you cannot now identify one party or ठीक other है, party. It's the common agenda in Bangladesh ठीक है। nowadays. I think. बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू विश्वास साहब हमसे बात करने के लिए। और ये तस्वीर जो ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड में संसद के बाहर प्रदर्शन किया गया, प्रदर्शन की तस्वीरें विदेश से भी आ रही हैं, अमेरिका में भी आवाज़ उठी, ब्रिटेन में भी आवाज़ उठी और आवाज़ भारत से भी उठ रही है। और आवाज़ का असर होना चाहिए, नहीं तो फिर इलाज दूसरा भी है। लेकिन जहाँ तक हम बात कर रहे थे भारत में रह रहे अवैध बांग्लादेशियों की, हम बांग्लादेश से तो निपट लेंगे और निपटने की पूरे तरीके हैं और वो कोशिश है, लेकिन यहाँ रह रहे अवैध बांग्लादेशियों का सवाल है। एच.एस. रावत साहब, एच.एस. रावत जी अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट करके बोलिए सर, रावत जी। रावत जी आवाज आ रही है? जी सुमित जी, मुझे आवाज आ रही है। बोलिए बोलिए। ये एक षड्यंत्र है पाकिस्तान का और चाइना का, इसमें कोई दो राय नहीं है। यूनिस सरकार को एक तरह से जो शरीयत का जो अफीम वाला नशा है ना, वो चटा दिया गया है। और ये गजवाए हिंदुस्तान के तहत जो ISI है, वहाँ की फंडिंग, वहाँ के लोगों को ट्रेंड करना, वहाँ पर आतंकवाद फैलाना, जिस प्रकार से पाकिस्तान ने फैला के रखा हुआ था, उसी प्रकार से बांग्लादेश में इस प्रकार के कट्टरपंथी जो वहाँ के जो लोग हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार का एक भड़काव पैदा किया गया है हिंदुस्तान के खिलाफ। और गजवाए हिंदुस्तान के तहत जो उनकी सोच है, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जब बात इस्लाम की आती है तो इस प्रकार की सोच सबकी बन जाती है और वही तरीका वो अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है कि हिंदुस्तान का कितना एहसान हमारे ऊपर है, आज जो बांग्लादेश बना है वो हिंदुस्तान की देन है, उनको मतलब नहीं है। जहां बात शरिया की आती है, बात इस्लाम की आती है, तो फिर कहीं ना कहीं इस्लाम तो शरिया और इस्लाम को मानने वाले तो मौलाना अली हुसैन भी हैं। देखिए, उनमें और कट्टरपंथियों में फर्क है, क्योंकि इस्लाम के अंदर भी दो विचारधारा के लोग हैं, एक उदारवादी लोग हैं और एक कट्टरपंथी लोग हैं। इस समय ये जो जमात इस्लामी कट्टरपंथी लोगों के हाथ में सरकार आ गई, नहीं तो उससे पहले तो शेख हसीना भी थी, इसमें तो कोई और यहाँ जो अवैध बांग्लादेशियों को पनाह देते हैं, देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते हैं, वो किस सोच के हैं फिर? देखिए, ये जो सोच थी, ये तो मैं खुलेआम सरेआम कह सकता हूँ, ये कांग्रेस की सोच थी। कांग्रेस ने अपनी वोटों को मजबूत करने के लिए लगातार जब भी चुनाव आते थे, वो उनको राशन कार्ड उनको प्रोवाइड यहाँ पर कराए गए थे, बांग्लादेशियों को यहाँ पर, और वो वोट लगातार एक छत उन्हीं को पड़ती थी। झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले 80% लोग इसी प्रकार के बांग्लादेशी जो रिफ्यूजीज वहां से भागे थे, या कुछ ऐसे लोग थे जिनको यहाँ पर राशन कार्ड बना करके दिए गए थे, उनके वोटर कार्ड बना दिए गए थे, और वो लगातार कहीं ना कहीं ठप्पे मारते रहे। तो ये एक देश के अंदर जो घुसपैठ कराई गई है, ये कांग्रेस की देन है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मैं बखूबी कह सकता हूं कि अगर ये उस समय रोक दिए गए थे, क्योंकि उस समय सर अभी भी तो हो रहा है, अभी भी आचार्य बाल मुकुंदाचार्य जुड़े थे, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, वहां भी हो रहा है। तो अगर पार्टी को लेकर होता तो शायद ये नहीं, मुझे लगता है ये ट्रेंड, अब समझिए बॉर्डर कहाँ और जम्मू कश्मीर कहाँ, जम्मू कश्मीर में आधार कार्ड बन जाते हैं बांग्लादेशियों के। A.K. मिश्रा साहब, मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि बांग्लादेश का तो इलाज चलिए हम कर रहे हैं और कर सकते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन चूंकि कूटनीतिक भाषा के जरिए अभी देख रहे हैं कि समझ रहा है कि नहीं। हमारे यहाँ बांग्लादेशी जो इतने सालों से रह रहे हैं और जम्मू पहुँच जा रहे हैं, बॉर्डर कहाँ हमारा, भारत बांग्लादेश बॉर्डर कहाँ, और जम्मू, वहाँ पर बसा दिए जाते हैं, आधार कार्ड बना दिए जाते हैं। देखिए, अभी तक जो हमारे को पैनलिस्ट ने बोला है वो सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक इन सब मुद्दों के आधार पे उन्होंने बोला है। मामला क्या है समझ लीजिए। शतरंज की खोज भारत ने की और शतरंज का विश्व चैंपियन भी भारत रहा है, विश्वनाथन आनंद, और अभी कल भी एक भारत ही हुआ है। बांग्लादेश की जो सिचुएशन है, मैं पूरे राष्ट्र को आश्वस्त करना चाहता हूँ कि भारत के जाल में केवल यूनुस नहीं फंसा है, यूनुस फंसा है, सोरोस, अमेरिका, चाइना, पाकिस्तान, ये सारे लोग भारत की चाल में फंसे हैं। और यूनुस के कितने बाप अमेरिका में, चाइना में, पाकिस्तान में,
और सबसे बड़े बाप यूनुस के गद्दार इंडिया में बैठे हैं। और इसका एक प्रमाण ले लीजिए, 3-4 साल पहले, धन्य हो भारत की सरकार, मतलब मैं तो वंदन करूंगा, 3-4 साल पहले जब बीएसएफ का रेंज बढ़ाया कि 30 किलोमीटर से 50 किलोमीटर अंदर तक बीएसएफ चेक करेगी अधिकार क्षेत्र, तो सबसे ज्यादा मिर्ची किसको लगी थी? ममता बनर्जी को लगी थी, फिर पंजाब में लगी थी। तो भारत की सरकार पहले से ही चौकन्नी थी और इन खबरों को जानती थी या संभावित खतरों को जानती थी। इसीलिए मैंने बोला कि आप आश्वस्त रहे, निश्चिंत रहे, भारत कमजोर पक्ष पे नहीं है, बल्कि भारत की चाल में अब की बार तो शेर, चीते, गीदड़ 5-5 लोग फंसे हैं। और उसके पीछे कारण समझिए, बांग्लादेशी घुसपैठियों का ये प्लान, भगवान का मतलब कृपा समझिए कि मोदी गवर्नमेंट 2014 में आ गई, अदरवाइज साजिश क्या थी 10 साल पहले से, भारत में बांग्लादेशियों को घुसेड़ो, नागरिक बनाओ, और उधर यूनुस जैसा जैसे ही कोई आएगा बंगाल वगैरह इन सब जगह पे उपद्रव करके, जैसे नेहरू जी ने हाथ खड़े कर दिए, जी दे दो ना पाकिस्तान, अरे दे दो ना चाइना को, मेरे सर पे बाल नहीं है तो मैं लड़ने के लिए जाऊं, ये सारे नेता मिलके हाथ खड़े कर देते, जी बंगाल को दे दो ना, इंक्लूडिंग ममता बनर्जी, सब लोगों को बोल रहा हूं। वो सिचुएशन 2014 में जैसे बीजेपी सरकार आई, बहुत स्ट्रेटेजिक वे में कि आगे 5 साल क्या संभावित खतरे हैं, 10 साल क्या है, अगले 20 साल में मोदी जी बोलते हैं ना 1000 साल का भारत बनाना है, तो इन खतरों को देखते हुए व्यवस्था पहले कर दी गई है। अब दूसरी चीज समझिए मैं क्यों बोल रहा हूं कि भारत के जाल में सब लोग फंसे हैं, ना भाग पा रहे हैं, ना निगल पा रहे हैं, ना उगल पा रहे हैं। इनकी प्लानिंग क्या थी? यूनुस जिस तरीके से आया कि हेलीपैड से उतरा, हवाई अड्डे पे उतरा, सीधे जाके प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठा, इनकी प्लानिंग तो ये थी कि जैसे पाकिस्तान प्लानिंग बनाता था ना कि सुबह 9 बजे हम मार्च करेंगे और दोपहर को अमृतसर में नाश्ता करेंगे, शाम को डिनर वगैरह जो है हम दिल्ली में लेंगे। ये इनकी प्लानिंग थी कि 3 महीने के भीतर गदर मचा करके सारी चीजें कर देते। लेकिन भारत सरकार चौकन्नी थी, स्ट्रेटजी इनकी पहले से ही तैयार थी। अब ये बेचारा फंस गया, यूनुस भागे तो अमेरिका की किरकिरी, चाइना की किरकिरी, पाकिस्तान की किरकिरी। इनके आका, यूनुस के जो आका है, वो उसको भागने भी नहीं दे रहे हैं, और यूनुस अगर रहे तो मरे। और यूनुस की हालत क्या होगी मैं आपको बताता हूं। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है, दुश्मन वही कर रहा है जो भारत ने जाल बिछाया है। यूनुस को तो सड़कों पे घसीट के, मुस्लिम देशों में यही होता है, वहां की जनता जो इंसाफ पसंद होती है, जो खुदा से डरती है, वो गद्दारों को, अत्याचारियों को सड़कों पे पकड़ करके गला वहां काटा जाता है। ठीक है, दो चीजें हैं ए.के. मिश्रा जी, दो चीजें हैं। देखिए यहाँ पर एक बड़ी चीज ये है, अब बाकी का नहीं अब मुझे पता, लेकिन कई तस्वीरें भी आई और जैसा कि मौलाना साहब भी यहाँ पर बैठे हुए हैं बांग्लादेश, और आज असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा, उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सरकार क्या कर रही है, जिस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जवाब दिया। तो ये एक दिख रहा है कि बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर देश के मुसलमान भी, अधिकतर मुसलमान भी, और सभी लोग यहाँ पर हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। ओवैसी सवाल पूछते हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी या किसी भी विपक्ष की पार्टी और भी नेता जो हैं, उनकी तरफ से एक शब्द नहीं आता है या सवाल नहीं पूछा जाता है। मैंने इसीलिए बोला कि यूनुस के कई बाप हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बाप यूनुस का जो बैठा हुआ है वो इंडिया में बैठे हुए हैं। और रही बात ओवैसी वगैरह, जो आदमी संसद में, सदन में शपथ के दिन पहुंच के जय फिलिस्तीन बोल रहा हो, कितने चेहरे ये गिरगिट की तरह बदलेगा? आप क्या बात कर रहे हैं इनकी भोली बातों में? नहीं तो वही मैं कह रहा हूं कि आज उन्होंने हिंदुओं पर हो रहे हमले को लेकर सवाल पूछा कि सरकार क्या कर रही है। हाँ, वो इसलिए आ रहा है, मैं बता रहा हूँ, गिरगिट की तरह रंग इसलिए बदला है कि अगर जरा सा भी बोलेंगे ना, तो जो बांग्लादेश, अमेरिका वगैरह को जो घुटनों पे ला दिया हो जो सरकार, तो इनकी क्या हालत होगी। ये साहब बड़े होशियार आदमी है, इनकी नस्ल से मैं वाकिफ हूँ। हाँ, उधर देखिए, जान किसी की भी नहीं जानी चाहिए। शिया लोगों की हालत खराब है सीरिया में, एक भी मस्जिद से कोई फतवा गया कि भाई ये अत्याचार बंद करो, शिया हो, सुन्नी हो, बच्चे हो, बूढ़े हो, कोई ना मरे, कुछ नहीं। तो इनके झांसे में हमें नहीं आना है। आज वो आप कह रहे हैं कि नहीं, तो ठीक है, मौलाना अली हुसैन साहब जवाब देंगे कितने फतवे जारी किए गए। नहीं, ऐसा है कि सरकार थे ये, इस वक्त तो हमारी भाजपा सरकार है और बहुत सख्त सरकार है, और वो जो चला रही सरकार, वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी जो हैं, बहुत अच्छी तरह से सरकार चला रहे हैं, सबका ख्याल रख के। और मुसलमान जो हिंदुस्तान के, भारत के हैं, वो भी बांग्लादेश पे हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार के मुखालिफ हैं, चंद लोगों को छोड़ के।
क्योंकि देखिए जुल्म जो है वो चंद जुल्म नहीं, होता है। अधिसंख्य नहीं मौलाना जी, चंद मुसलमान और ये अच्छे हैं, अभी झांसी में कल क्या हुआ आपको पता है? झांसी में कल क्या हुआ? एनआईए एक मौलाना को पकड़ने गई, भीड़ ने एनआईए से छुड़ा लिया उसको। ये चेहरा है यहाँ पे। टेंशन नहीं है। जो मुसलमान मुल्क है वहां पे अत्याचार भी हो रहे हैं, जुल्म भी हो रहे हैं, जुल्म करने वाले भी वही हैं और जुल्म सहने वाले ही मुसलमान हैं। मगर जो हिंदुस्तान के भारतीय लोग हैं वो नहीं सब ऐसे नहीं, नहीं जो है। AK मिश्रा जी ने कहा कि वो मुसलमान कौन है और महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। झांसी में एक मौलाना को एनआईए विदेशी फंडिंग के आरोप में पकड़ने जाती है तो वहां पर महिलाएं घेर लेती हैं, महिलाओं को आगे कर दिया जाता है। मौलाना साहब एक सेकंड सुन लीजिए, वो मुसलमान कौन है फिर कि मौलाना को एक विदेशी फंडिंग के आरोप में शक में एनआईए जाती है पकड़ने, तो एनआईए की टीम को पुलिस को घेर लेती है, वहां की महिलाओं खासतौर पर ये ट्रेंड है महिलाओं और बच्चों को आगे करना। मोमिना आके एनआईए से पूछ रही थी कि तुम होते कौन हो, कैसे, जैसे पूरा संविधान उन्होंने कानून पढ़ के रखा है। मोमिनों ने, जो मोमिना थी, पूछ रही थी किस बिना पे तुम इनको गिरफ्तार कर रहे हो। ये हालत है यहाँ के आदमियों को तो छोड़िए, महिलाओं की, मुस्लिम महिलाओं की ये हालत है। और हम कैसे विश्वास कर ले साहब? संसद में पहुंच के शपथ के दिन शपथ लेने की जगह वंदे मातरम ठीक है, जल्दी से रिएक्शन है, उसके बाद HS रावत जी और फिर मोहम्मद अली शाह साहब के पास में जाऊंगा। जी जल्दी से रिएक्शन मौलाना साहब। जी देखिए ऐसा है कि हम बार बार ये बात खुद ही कह रहे हैं कि मुसलमानों में आतंकवादियत जो है मुसलमानों ही में है। पूरी दुनिया में आप ऑल इंडिया शिया पर्सनल लॉ बोर्ड के सचिव हैं, यहां से एक मैसेज तो जा सकता है कि अगर एनआईए और तमाम सुरक्षा एजेंसियां जांच करना चाह रही हैं तो उन्हें जांच करने दिया जाए। ठीक है, मोहम्मद अली शाह साहब और उसके बाद HS रावत जी, जल्दी से क्लोजिंग कमेंट सर। हम यहाँ पर जी देखिए, बांग्लादेश में जो हो रहा है इसकी सख्त निंदा करनी पड़ेगी सबको, और खास तौर से हिंदुस्तानी मुसलमान जो हैं उनको निकलकर इसकी सख्त निंदा करनी पड़ेगी, क्योंकि ये चीज टॉलरेट नहीं होगी। और जो पड़ोस में होता है उसका एडवर्स इफेक्ट, रिपल इफेक्ट निकलकर आते हैं। तो इंसानियत के तौर पर देखिए, मैं समझता हूं कि चाहे हिंसा कहीं पे भी हो, चाहे नहीं, सवाल चूंकि जो मौलाना को गिरफ्तार करने गई एनआईए की टीम, सुरक्षा एजेंसियां की टीम, और उसमें बाधा, तो इस तरह की सोच वाले लोगों को भी कहीं ना कहीं, अगर मौलाना अली हुसैन साहब हैं कि नहीं इस तरह कानून का पालन करना चाहिए, तो ऐसे लोगों को फिर आप सख्त संदेश दे, इस कौम से जाना चाहिए कि भाई देश में रहना है, कानून का पालन करना होगा। अरे 100% देखिए, वो तभी मैंने कहा कि हिंदुस्तान के जो मुसलमान जो हैं उनको भी सामने आके बोलना पड़ेगा कि पहली बात तो कि उनको निंदा करनी चाहिए कि बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं के साथ के खिलाफ क्या हो रहा है। मैं सख्त निंदा करता हूं और बहुत तकलीफ है, बहुत अफसोस है मेरे को इसके बारे में। दूसरी बात है कि मुसलमान जो है कि सारे ऐसे नहीं है कि भाई बहुत ब्रॉड माइंडेड